उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है। अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है और अब तक 173 मदरसे सील कर दिए गए हैं। जांच के घेरे में कई और मदरसे भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में अवैध मदरसों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उनके निर्देश में अब तक 170 से अधिक अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। ये मदरसे या तो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे या उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। इन मदरसों की जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष सर्वे टीम गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में साफ किया है कि जिन मदरसों की अभी जांच चल रही है, यदि वो भी नियम के विरुद्ध पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कठोरतम कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अब तक कितने मदरसे सील हो गए हैं। उधम सिंह नगर में 65, देहरादून में 44, तो वहीं हरिद्वार में 43 मदरसे अभी तक सील कर दिए गए हैं। नैनीताल की बात करें तो 18 मदरसे सील कर दिए गए हैं। वहीं पौड़ी में 2 और अल्मोड़ा में 1 मदरसा सील कर दिया गया है। प्रदेश भर में लगातार अवैध मदरसे पर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। या तो संदिग्ध गतिविधियां या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों को सील किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, लगातार एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और साफ कहा है कि आगे भी जांच की पड़ताल चल रही है और जिस किसी भी मदरसे का नाम इसमें शामिल होगा उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्या लग रहा है, किस मोड में, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए शिवानी, जिस तरह से उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के तमाम उन मदरसों की जांच पहले से ही की जा रही है जिन पर शिकायतें दर्ज की गई थी। और ये शिकायतें इस बात को लेकर के की गई थी कि जो मदरसे हैं यहाँ पे जो अवैध तरीके से यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं और जो संचालक हैं उनको जो फंडिंग है वो कहीं अन्य जगह से आ रही है और वो फंडिंग न बल्कि यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन पे बल्कि किसी और चीजों पर यहाँ पर खर्च की जा रही है। तो इन सभी चीजों को गंभीरता से मुख्यमंत्री ने लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक कमेटी का गठन किया है और जो जिला स्तरीय कमेटियां बनाई गई हैं तमाम जगहों पर अगर बात करें शिवानी, तो लगभग उत्तराखंड के सभी जो 13 जनपद हैं, 13 जनपदों में जहां पर भी जो अवैध तरीके से जो संचालित मदरसे किए जा रहे हैं उन पर जांच यहाँ पर की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी तमाम ऐसे मदरसे हैं जो इस समय जांच के दायरे में हैं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा की बात करी जाए तो उत्तराखंड के जो उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर का जो पूरा इलाका है और वहां पर किस तरह से जो मदरसे संचालित हो रहे हैं उन पर भी लगातार जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा आंकड़ा है, लगभग 173 के आसपास जो मदरसे हैं वो पूरी तरह से सील की गई हैं। हालांकि जो मुस्लिम समुदाय हैं उनका मानना है कि जो यहाँ पर मदरसे संचालित हो रहे हैं और जो बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको, क्योंकि इस समय पेपर नजदीक हैं, बच्चों की जो एग्जाम है, बच्चों की जो परीक्षा है वो होनी है, तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें सफलता जरूर रखे। लेकिन जो जांच की अगर बात की जा रही है, तमाम जगहों पर जिस तरह की जांच यहाँ पर की जा रही है उनमें कई जगहों पर ये पाया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन जिन मदरसों का नहीं हुआ उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और बाकी जो वित्तीय जो चीजें हैं यहाँ पर उसे भी देखा जा रहा है। जी हरीश, बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे मदरसों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिन मदरसों पर कार्रवाई हुई है उनमें कुछ मदरसे वो भी हैं जिनके अंदर संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी, जिस शक के दायरे की वजह से उनको सील किया गया है और उनकी संख्या बहुत बड़ी है, जैसा कि आपने भी कहा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से एक बार साफ भी कर दिया गया है कि कड़ी कार्रवाई उन मदरसों पर भी की जाएगी अगर आगे भी जो लिस्ट में शामिल होते हैं। इन सबको लेकर क्या मुस्लिम समुदाय में किसी तरह का कोई रोष नजर आ रहा है? देखिए शिवानी, क्योंकि प्रदेश के तमाम ऐसे मदरसे हैं जो यहाँ पर अवैध तरीके से जो चल रहे थे उनकी शिकायतें यहाँ पर की गई थी और शिकायत के आधार पर ही मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। और हम तमाम उन इलाकों की बात करें, चाहे वो तराई क्षेत्र हैं या पहाड़ी जनपद हैं, खासतौर पर अल्मोड़ा की अगर बात करें तो अल्मोड़ा में भी एक जो मदरसा है जो अवैध तरीके से संचालित हो रहा था उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है, उसे भी सील किया गया है। लेकिन जो पहाड़ी जनपदों में भी इस तरह की जो कमेटी है वहां पर बनाई गई है और सभी का यहाँ पर जो सत्यापन है वो किया जा रहा है। जो बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर चल रहा है उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ ही
जिस तरह की गतिविधियां यहाँ पर बताई जा रही थी कि अवैध तरीके से यहाँ पर जो गतिविधियां हैं और जो फंडिंग है उनकी भी यहाँ पर जांच की जा रही है। और जांच के आधार पर ही है, अगर इस तरह के और भी मदद पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो जांच है वो लगातार जारी रहेगी और जब तक कि इनका जो सत्यापन नहीं हो जाता है, जब तक कि सारी चीजें सामने नहीं आ जाती है, तब तक इन पर ये सील रहेंगे। और इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड में जो जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन पर भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि उनको भी यहाँ पर जांच के दायरे में रखा गया है और जांच यहाँ पर लगातार जारी है। जी हरीश, इन मदरसों की संख्या में क्या और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जांच अभी भी लगातार जारी है? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि जो उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के सबसे ज्यादा जो उधम सिंह नगर में, हरिद्वार और देहरादून की अगर बात करें, उन 3 जनपद में विशेष तौर पर जो कमेटी है जिला प्रशासन और सीएम की निगरानी में कमेटी बनाई गई है और कमेटी के द्वारा चाहे वो सहसपुर का इलाका हो देहरादून की अगर बात करें और इसके अलावा रायपुर का क्षेत्र हो, सभी जगहों पर जहां पर भी जो मदरसे हैं जो यहाँ पर अवैध तरीके से चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो निरंतर आगे भी चलती रहेगी और जब तक कि जो सारे मदरसे हैं उनकी जांच पूरी तरीके से नहीं हो जाती है। जी और हरीश, एक और जानकारी चाहेंगे छोटी सी आपसे। इन मदरसों को फिलहाल सील किया गया है, क्या यही अंतिम कार्रवाई है इनके ऊपर, या फिर अभी ये भी जांच के दायरे में है और पुख्ता कार्रवाई इस पर की जा सकती है अगर वाकई ये संदिग्ध गतिविधि के अंदर पाए जाते हैं? शिवानी देखिए, क्योंकि एक तरफ जहां 173 के आसपास जो मदरसे हैं उन पर कार्यवाही की गई है, उनको सील किया गया है। अब उनकी जो एक एक चीज है वो टटोली जा रही है, चाहे उनके फंडिंग की बात करें, चाहे उनमें होने वाली गतिविधियों की बात करें, या फिर जो यहाँ पर बच्चे जो तालीम ले रहे थे उन बच्चों की क्या वो वाकई में उनकी शिक्षा पर पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ से इन मदरसों के लिए फंडिंग आ रही है। तो इन सभी चीजों को यहाँ पर जांच किया जा रहा है और वक्फ बोर्ड की तरफ से भी इसमें जो कमेटी है उसमें भी लोगों को शामिल किया गया है। और अगर इस तरह की और भी चीजें पाई जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री बिल्कुल कड़े रुख में नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ भी कहा है कि ये जांच इसी तरह से निरंतर आगे चलती रहेगी। अगर इस तरह की कोई भी गतिविधियां पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो उत्तराखंड में अवैध मदरसों के संचालन पर मुख्यमंत्री काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और साफ कर दिया है उन्होंने कि इस तरह के मदरसों को सील किया जाएगा, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हरीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। अंबेडकर महामंच द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता का उत्तराखंड से शुरू होना ही बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। बाबा साहब का संपूर्ण जीवन ही उनका संदेश है। वे ऐसे ही दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर अपने ज्ञान और संकल्प के द्वारा न केवल स्वयं के जीवन को बदला बल्कि करोड़ों करोड़ शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को भी न्याय की राह दिखाई। समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके द्वारा किया गया संघर्ष हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर कितना बड़ा संघर्ष किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती पर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मानीला मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के योगदान और उनके जीवन चरित्र पर जानकारी दी। निवर्तमान बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के पक्षधर थे। उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। यात्रा मार्ग को 15 सुपर और 41 सामान्य जोन में बांटा गया है।
50,000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की जांच और सुरक्षा के लिए 700 के करीब मेडिकल स्टाफ को नियुक्त किया जा रहा है। 50 स्थानों पर स्क्रीनिंग सेंटर बनेंगे और 154 एम्बुलेंस यात्रा मार्ग पर अलर्ट मोड पर रहेंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को 24 अप्रैल तक यात्रा की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक यात्री को सहज और सुगमता से दर्शन कराने की पुख्ता व्यवस्था होगी। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल 2025 से शुरू होगी, जब यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई और वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। यात्रा की व्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन, पर्यटन विभाग और अन्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। अगली खबर बड़कोट से, जहां 12 गांव गीट पट्टी के ईष्ट आराध्य देव सोमेश्वर महाराज के कपाट विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। क्षेत्रवासियों ने सोमेश्वर महाराज से सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तीर्थ पुरोहित सोमेश्वर महाराज के पुजारी ने बताया कि अब यहां पर शनिदेव महाराज, सोमेश्वर महाराज की पूजा अर्चना और श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। जय श्री हमने जय सोमेश्वर महाराज। आज बैसाखी के पावन पर्व पर हमारे 12 गाँव गीट के इष्ट आराध्य सोमेश्वर महाराज जी के कपाट सोमेश्वर महाराज जी के मुख्य स्थान खरसाली खुशी मठ में अपने भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं, जो कि 4 माह बाद आज अपने इष्ट आराध्य देव के दर्शन करेंगे। मैं सोमेश्वर महाराज जी से पूरे गीट क्षेत्र और पूरे यमुना घाटी, पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय श्री हमने, जय मां हमने। धन्यवाद। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पौलगांव सुरंग का जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। NHIDCL के मुताबिक ये सुरंग आगामी 16 अप्रैल को आर पार होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 16 अप्रैल को टनल के बहुप्रतीक्षित ब्रेक थ्रू के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री का भ्रमण कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। पुलिस अधीक्षक और NHIDCL के अधिकारियों के साथ सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई और इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए भव्य कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ये टनल न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसके बाद जिलाधिकारी ने सयालिया गांव अस्थायी हेलीपैड का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तारीख को इस टनल का ब्रेक थ्रू होना है, तो उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का आना प्रस्तावित है। तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम लोग एसपी मैडम के साथ यहाँ एक इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। तो अंदर तक जहाँ इनका ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट जो लास्ट अभी रुका हुआ है, वहाँ तक हम लोगों ने भ्रमण किया और ठीक है, अच्छा रोड बना है। तो जैसे वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा 16 तारीख को या उससे पहले, जब भी ये लोग करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग जो यहाँ से लेके पोलगांव पहुंच जाएंगे। अभी इसका प्रोग्राम 16 अप्रैल 2025 को इसका प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे ऑनरेबल सीएम और केंद्रीय मंत्री हमारे आने वाले हैं और इसी के साथ NHIDCL के उच्च अधिकारियों का भी प्लान है इसमें आने का। अभी हमारा पूरा टनल प्रिपेयर्ड है ब्रेक थ्रू के लिए और अभी मात्र 2 मीटर बचा है, जो कि लास्ट दिन के लिए अभी हमने रखा है। आज हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि जिस टनल का आज 16 तारीख को ब्रेक थ्रो होना है, उसके ओपनिंग के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का आगमन होगा। और ये टनल एक ऐतिहासिक टनल है जिसका विश्व में एक अलग नाम है। आपने विगत वर्ष आपने देखा होगा, यहाँ पर ये टनल हादसे में 41 मजदूर जहाँ हमारे अंदर फंस गए थे और ऐसे प्रसिद्ध बाबा बौखनाथ देव तक वो मजदूर सभी सकुशल बाहर निकले और आज हमारी टनल भी बनकर तैयार हो गई है। तो हम इसकी सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। आदरणीय
केंद्रीय मंत्री आदरणीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके नेतृत्व में आज हमारी टनल लगभग ये 4.5 किलोमीटर की टनल बनकर तैयार हो गई है, जिसका लोकार्पण हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 अप्रैल को एम्स में होने वाले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचेंगे। जेपी नड्डा के ऋषिकेश आगमन की सूचना से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने का प्लान तैयार किया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, नेपाली फार्म और एम्स में बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मेडिकल के 434 विद्यार्थियों को उपाधि देंगे। तैयारी को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने ऋषिकेश बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इस पर फोकस किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी 15 अप्रैल को एक दिवसीय भ्रमण पर उत्तराखंड आ रहे हैं। प्रातः 9 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके पश्चात एम्स में एक कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे और फिर एम्स से 3:45 बजे प्रस्थान करके जॉलीग्रांट से वापस दिल्ली के लिए जाएंगे। इस बीच में कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय नड्डा जी के स्वागत की व्यापक तैयारियां की गई है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कर्णप्रयाग के प्रसिद्ध बिखौती मेले का आगाज हुआ। सांस्कृतिक टीमों और स्कूलों की ओर से रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। काफी संख्या में लोग मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचे। मेले का उद्घाटन विधायक अनिल नौटियाल ने किया। पहले दिन मेले में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मेले में विभिन्न विभागों के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। अभी उत्तराखंड सरकार में हमारे दर्जा राज्य प्राप्त मंत्री और काशीपुर की मुरादाबाद रोड से गुजरते हुए स्थानीय लोग प्रदूषण के खतरनाक असर से परेशान हैं। कई लोग बताते हैं कि धुएं से आंखों में जलन होती है और सांस लेने में मुश्किलें आती हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि जब भी वो इस रास्ते से गुजरते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी गैस चैम्बर में हो। ये सब कुछ लंबे समय से हो रहा है और अब सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना भी इसका हिस्सा बन चुका है। कांग्रेस नेत्री अलका पाल का कहना है कि काशीपुर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरी तरह से चुप बैठा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय फैक्ट्रियों के मालिकों के बीच मिलीभगत है और ये एक सुनियोजित भ्रष्टाचार है। काशीपुर में जो प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर है, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रदूषण बोर्ड और कहीं ना कहीं उद्योगों की आपस में काशीपुर में कोई मिलीभगत है। उद्योगों में प्रदूषण को दूर करने के लिए जो ईटीपी प्लांट लगाया जाता है प्रदूषण को दूर करने के लिए, और इंडस्ट्री से निकलने वाले जो प्रदूषक तत्व हैं उनको दूर करने के लिए, अगर ईटीपी प्लांट प्रॉपर तरीके से चालू हो, इसको देखने की पूरी जिम्मेदारी प्रदूषण विभाग की होती है। ना तो कोई किसी तरह के धूल के कण और राख, जो काली राख उड़ती है, लोगों की आंखों में आती है, सड़कों पे और घरों में आती है, इस तरह की समस्या ना हो। यमुना मैया के मायके खरसाली में 2 दर्जन से अधिक परिवार अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। राज्य सरकार की बहुचर्चित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर के रूप में प्रचारित स्वरोजगार की योजना के तहत होम स्टे और होटल के रास्ते बंद हो गए हैं और ये निर्माणाधीन रोपवे कार्यदायी संस्था ने किया है। इस प्रकरण के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। रास्ता बंद किए जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने खरसाली में निर्माणाधीन रोपवे का कार्य रुकवा दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें तत्काल रास्ता नहीं दिया गया तो काम नहीं होने देंगे। इसके अलावा ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। समस्या ऐसी है कि जब यहाँ रोपवे का काम शुरू हुआ तो उस समय जैन साहब से हमारी बात हुई थी कि हमें रोड चाहिए,
बाद बाकी आप अपना काम कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो जैन साहब ने सर्वप्रथम हमें यहाँ से रोड देने का वादा किया और छोड़ भी रखा है अभी, और छोड़ने के बाद पता नहीं किसी ने क्या पेंच फंसाया, उसके बाद हमारा पूरा रास्ता ये बंद कर रहे हैं। तो हमें और कुछ नहीं लेना है, हमें सिर्फ इनसे रोड लेनी है। ये देख रहे हैं आप, पूरे सब लोगों ने होम स्टे बना रखा है, सब श्रद्धालुओं के लिए हम लोगों ने बनाया है। 2-3 साल से सरकार कहाँ थी जब हम लोगों ने यहाँ घरों तक यात्रियों को रखे। जब जानकी चट्टी में जगह नहीं थी तो यहाँ पे पार्किंग हुआ करता था, तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपना होम स्टे बना रखा है। सब लोगों को यहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने बनाया है। सरकार कहती है कि पलायन को रोको, लेकिन सरकार तो हमारी रोड को खत्म करके हमको पलायन के रास्ते पे उत्पीड़न कर रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार से कि हमारा रास्ता दे, उसके बाद अपना काम करें। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारे क्योंकि ये रास्ता हमारा ही नहीं, ये पशुओं का रास्ता भी है, हमारा आने जाने का रास्ता है। अगर हमारा रास्ता नहीं खुलता, ये रोड हमको नहीं खुलती है, तो हमारे बाल बच्चे, हमारे लेडीजें, सारी माँ बहनें सारी आंदोलन पे आएंगी और इसकी जवाबदेही सिर्फ ठेकेदार और अविरल जैन की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली इलाके में रोडवेज बस स्टैंड के पास एक होटल में 21 साल से कम उम्र के छात्र छात्राओं को शराब परोसने का मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। होटल के बार और हॉल को पुलिस प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। दरअसल पुलिस ने होटल में छापा मारकर शहर के नामचीन संस्थान के 25 से अधिक छात्र छात्राओं को शराब परोसते पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद होटल के बार और हॉल पर कार्रवाई की गई। वहीं एएसपी ने बताया कि होटल में 21 साल से कम उम्र के छात्र छात्राओं को शराब परोसना नियम के विरुद्ध था, जिसके तहत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की तरफ से कार्रवाई की गई है। एएसपी ने कहा कि अगर अन्य होटल भी इस तरह 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब परोसने का काम करेंगे तो वो भी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इक्कीस साल से कम उम्र के छात्र छात्राओं को शराब परोसने का ये मामला सामने आया, जिसमें एक निजी होटल पर कार्रवाई की गई है। होटल के रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है और हॉल को भी सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई के साथ साथ चेतावनी भी दी गई है कि अगर इस तरह के अन्य मामले भी शहर में सामने आते हैं तो दूसरे होटल भी इस तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बार और हॉल को पुलिस प्रशासन ने फिलहाल इस होटल के सील कर दिया है। कार्रवाई ये हुई है कि हमने अपनी तरफ से जीडी में तस्करा डाला है और उनकी जो लॉगबुक होती है उसको उस पर एंट्री करी है। फिर जेएम जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को ये फॉरवर्ड किया गया और उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए होटल को, जो होटल का बार था और होटल का जो हॉल था, उसको सील किया गया। नहीं, लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई ये जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब की जिम्मेदारी है, वो अपने स्तर पे करेंगे। क्या चल रहा था? बेसिकली जो उत्तराखंड का लीगल नॉर्म्स है, उत्तराखंड के नॉर्म्स के हिसाब से आप 21 ईयर्स ओल्ड से कम के लोगों को लिकर सर्व नहीं कर सकते। छापेमारी के दौरान ऐसा पाया गया कि अधिकतर लोग वहाँ पार्टी में और जो बार था वहाँ 21 साल से कम के लोग थे जिनको लिकर सर्व करी जा रही थी। पुलिस अधीक्षक के द्वारा ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को सफल बनाए जाने के लिए तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बड़कोट पुलिस ने यमुना घाटी में स्मैक बेचने वाले 2 स्मैक तस्कर को करीब 7 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 3.72 ग्राम और 2.87 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत 2,25,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों अभियुक्त के कब्जे से अवैध स्मैक बरामद होने के बाद दोनों मौके पर से गिरफ्तार किए गए हैं। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है।